नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं औद्योगिक विवाद या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। हम देखते हैं कि जितने भी उद्योग हैं या फिर जो भी कंपनियां हैं, उसमें कभी ना कभी हड़ताल या तालाबंदी की सूचना मिलती है। जिससे क्या होता है कि जो नियोजक होते हैं और जो श्रमिक होते हैं, उनके बीच पारस्परिक संबंध नहीं होने के कारण और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 11 मार्च 1947 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1947 से संपूर्ण भारत में लागू है। अब क्या होता है कि जो उद्योग है वहाँ पे नियोजक और श्रमिकों के बीच कुछ परिस्थितियों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिस विवाद के कारण बहुत ही अधिक अशांति फैल जाती है। इस औद्योगिक अशांति को रोकने के लिए तथा न्याय देने के लिए सरकार के द्वारा एक अधिनियम को पारित किया गया है। इसके अंतर्गत हम समझते हैं कुछ इसके मुख्य पॉइंट या मुख्य बिंदु हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए पहली चीज़ तो क्या होती है कि धारा 3 के अंतर्गत एक कार्य समिति का गठन किया जाता है। कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य या कर्तव्य ये होता है कि नियोजकों और जो श्रमिक हैं उनके बीच मध्यस्थता करना तथा पारस्परिक संबंध को बनाए रखना, और श्रमिकों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उन चीज़ों की या उन बातों को रखना। यह कमेटी वहाँ वर्क कमेटी जो होती है वहीं बनेगी जहाँ जिस उद्योग में 100 से अधिक कर्मकार काम करते हों। इसका जो मुख्य कर्तव्य होता है, जैसे कि वहाँ किसी भी कंपनी में या उद्योग में पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सकीय सुविधाएं होनी चाहिए, दुर्घटनाओं को रोकने तथा रोकथाम की व्यवस्था के लिए मेडिकल सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ त्योहारों में क्या होनी, छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो भी कर्मकार हैं उनके बचत के लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, और इनके लिए एक वेलफेयर फाउंडेशन की भी स्थापना होनी चाहिए। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3 में एक वर्क कमेटी की बात कही गई है। अब इसमें जो विवाद उत्पन्न होता है उसको हल करने के लिए एक समझौता अधिकारी की नियुक्ति होती है। जो सरकार धारा 4 के तहत समझौता अधिकारी की नियुक्ति राजपत्र के द्वारा अधिसूचना के द्वारा करती है, जो एक स्थायी पद होता है। किसी भी उद्योग में एक समझौता अधिकारी या सेटलमेंट ऑफिसर की नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि वह जो वहाँ पे विवाद उत्पन्न हो रहा है उसमें नियोजक और जो श्रमिकों के बीच आपस में मध्यस्थता कराए तथा इसकी जांच करे कि यह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है, तथा साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करें और कारणों की जांच करें। अब यदि समझौता अधिकारी के द्वारा मध्यस्थता नहीं हो पाती है तो इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसको कहते हैं सेटलमेंट बोर्ड या समझौता बोर्ड। ये धारा 5 के अंतर्गत समझौता बोर्ड की गठन की बात कही गई है। क्या होता है कि जब सरकार के पास निवेदन जाता है तो सरकार अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक सेटलमेंट बोर्ड या समझौता बोर्ड का गठन करती है। इस बोर्ड का मुख्य कार्य ये होता है कि नियोजक और श्रमिकों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विवाद में वो मध्यस्थता कराए, है ना। और समझौता बोर्ड को दीवानी न्यायालय के समान अधिकार भी प्राप्त होते हैं। यह बोर्ड जो होता है 5 सदस्यीय होता है, जिसमें एक सभापति होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य 2 से लेकर के 4 तक हो सकते हैं। जो पक्ष और विपक्ष दोनों साइडों से उनके बीच विचार तथा विमर्श होता है तथा बहुमत के आधार पर सभापति द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि यदि जो सेटलमेंट बोर्ड जो होता है वह अपनी रिपोर्ट 2 माह के अंदर सरकार के समक्ष पेश करता है। यदि सेटलमेंट बोर्ड के द्वारा यदि मामले का हल नहीं हो पाता है तो यह मामला जो होता है लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय में चला जाता है। अब हम जानते हैं कि श्रम न्यायालय का गठन कैसे होता है। तो श्रम न्यायालय का गठन भी इस अधिनियम की धारा 7 के तहत क्या होता है, सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके राजपत्र में एक श्रम न्यायालय का गठन किया जाता है।
श्रम न्यायालय का मुख्य कार्य ये होता है कि न्यायिक निर्णय देना। यह एक सदस्यीय होता है, यानी इसमें श्रम न्यायालय का जो जज होता है या न्यायाधीश होता है, उसकी निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह किसी भी राज्य का हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो, अथवा किसी जिला न्यायालय में कम से कम 3 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में पदस्थ रहा हो, या फिर 2 वर्ष तक किसी भी नेशनल ट्रिब्यूनल या औद्योगिक ट्रिब्यूनल में वह सभापति मतलब अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम कर चुका हो, अथवा 5 वर्ष तक किसी भी ट्रिब्यूनल में सभापति के रूप में कम से कम काम कर चुका हो। तो श्रम न्यायालय का जो कार्य होता है वह होता है कि विवादों को हल करना तथा इसके लिए निर्णय देना, इसका मुख्य कार्य होता है। और इसी के अंतर्गत 2 ट्रिब्यूनल की भी बात कही गई है। एक होता है औद्योगिक ट्रिब्यूनल और दूसरा होता है नेशनल ट्रिब्यूनल, जिसको हम न्यायाधिकरण बोलते हैं। तो औद्योगिक ट्रिब्यूनल को सरकार जो होती है अधिसूचना के माध्यम से राजपत्र द्वारा धारा 7 के ए के तहत एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल का गठन करती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का गठन करती है। यह एक सदस्यीय होता है। इसका जो अध्यक्ष होगा उसकी योग्यता यह होनी चाहिए कि वह किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो, और दूसरा कम से कम किसी भी ट्रिब्यूनल में 2 वर्ष के लिए वह सभापति के रूप में काम कर चुका हो। नेशनल ट्रिब्यूनल की बात करें तो नेशनल ट्रिब्यूनल का जो गठन किया जाता है उसमें भी केंद्र सरकार जो होती है अधिसूचना के द्वारा धारा 7 के बी के तहत एक नेशनल ट्रिब्यूनल का गठन करती है, जिसका जो अध्यक्ष होगा वह एक सदस्यीय होता है, जिसको उसी के नाम से नेशनल ट्रिब्यूनल को जाना जाएगा। यह एक राज्य या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर के गठन किया जाता है। इसकी योग्यता यह होनी चाहिए कि वह किसी भी हाई कोर्ट में जज हो या फिर जज रह चुका हो, या 2 वर्ष के लिए किसी भी ट्रिब्यूनल में सभापति के रूप में काम कर चुका हो। तो ये है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद को किस क्रम वाइज हल किया जाता है उसके कुछ बिंदु थे। धन्यवाद।